अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल की बीमारियों के बारे में। आज हम एलिमेंट्री कैनाल की 2 बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, डायरिया और कब्ज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम एलिमेंट्री कैनाल की बीमारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम डायरिया और कब्ज़ के बारे में आज तफ़सीलन जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि डायरिया क्या है। डायरिया ऐसी बीमारी है जिसमें बार-बार पतले दस्त आते हैं। दस्त कहते हैं फुज़ले को। फुज़ला क्या होता है? गुज़िश्ता लेक्चर में हमने तफ़सील से पढ़ा था। तो डायरिया ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को बार-बार पतले दस्त आते हैं। जबकि कब्ज़ कब्ज़ इसका उलट है। कब्ज़ ऐसी बीमारी है जिसमें सख्त दस्त आते हैं और बड़ी मुश्किल से आते हैं। जो फुज़ला है वो बहुत सख्त हो जाता है कब्ज़ में और बहुत मुश्किल से जिस्म से बाहर आता है। तो डायरिया क्या है? ऐसी बीमारी जिसमें बार-बार पतले दस्त या फुज़ला, दस्त को फुज़ला भी कहते हैं। पतले दस्त आते हैं और पेट में दर्द भी होता है डायरिया के दौरान, और पेट में दर्द और मतली या कै भी हो सकती है। तो डायरिया ऐसी बीमारी है जिसमें जो दस्त है, जो फुज़ला है, वो बहुत पतला हो जाता है और बार-बार आता है, और इस हालत में पेट में दर्द भी उठता है या मतली या कै भी आ सकती है। जबकि कब्ज़ कब्ज़ डायरिया के उलट बीमारी है। इसमें जो फुज़ला होता है वो बहुत सख्त हो जाता है और बहुत मुश्किल से आता है। इस बीमारी में फुज़ला सख्त हो जाता है और बहुत मुश्किल से आता है। अब हम इन दोनों बीमारियों की वजूहात पढ़ते हैं। डायरिया की वजूहात क्या है? वजूहात डायरिया की वजूहात में सबसे पहली वजह कोलोन। कोलोन एलिमेंट्री कैनाल का वो हिस्सा है जहां से पानी जज़ब होता है। तो खुराक में मौजूद जो पानी है वो कोलोन से खून में जज़ब होता है। तो अगर कोलोन से पानी ज़रूरत के मुताबिक जज़ब ना हो, कोलोन से जो पानी है वो ज़रूरत से कम जज़ब हो, तो इसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। इसके अलावा डायरिया की जो बड़ी वजूहात हैं, उनमें से एक साफ़ पानी का कम मुयस्सर होना, यानी गंदा पानी पीना, जिसमें बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं। तो ये डायरिया की बड़ी वजूहात हैं। तो डायरिया की वजूहात में साफ़ पानी का कम पीना, जिसकी वजह से वायरल, और जब गंदा पानी पिया जाएगा तो उस गंदे पानी में वायरस और बैक्टीरिया होंगे, जिसकी वजह से वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो
सकते हैं। और ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये डायरिया की वजूहात हैं। जब लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया या वायरस चला जाता है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन से पानी के इंतजाब को ज़रूरत के मुताबिक नहीं होने देता, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। तो डायरिया में पानी का इंतजाब या एब्जॉर्प्शन ज़रूरत के मुताबिक नहीं होती, पानी का इंतजाम जरूरत के मुताबिक नहीं होता। तो ये हमने डायरिया की वजूहात पढ़ी। अब हम कब्ज की वजूहात पढ़ते हैं। तो कब्ज की वजूहात में सबसे पहले पानी का कोलोन, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा और दूसरा हिस्सा था, पानी का कोलोन से बहुत ज्यादा जज़ब हो जाना या एब्जॉर्प्शन, जो पानी कोलोन से जज़ब होता है खून में, लार्ज इंटेस्टाइन से खून में जज़ब होता है कोलोन से। जब पानी बहुत ज़्यादा जज़ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी लार्ज इंटेस्टाइन से खून में जज़ब हो जाता है कोलोन से गुजरकर, तो उसकी वजह से कब्ज़ हो सकती है। इसके अलावा कब्ज़ की बकिया वजूहात में डाइटरी फाइबर का कम लेना, यानी ऐसी खुराक लेना जिसमें डाइटरी फाइबर ना हो। डाइटरी फाइबर क्या है, ये गुज़िश्ता लेक्चर्स में हम तफसील से पढ़ चुके हैं। डाइटरी फाइबर्स का कम लेना। इसके अलावा तीसरी वजह कब्ज़ की वो डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ये पानी की कमी को कहते हैं। अगर पानी की कमी हो जाए जिस्म में तो ये डिहाइड्रेशन कहलाता है। इसकी वजह से भी कब्ज़ हो सकती है। इसके अलावा और वजूहात में ऐसी खुराक लेना है जिसमें कैल्शियम, आयरन या एल्यूमिनियम ज़्यादा हो। ऐसी खुराक जिसमें कैल्शियम, एल्यूमिनियम या ज़्यादा हो, ऐसी खुराक लेने से भी कब्ज़ हो सकती है जिसमें कैल्शियम, आयरन या एल्यूमिनियम ये मिनरल्स ज़्यादा हो। इसके अलावा अगर रेक्टम या एनस में ट्यूमर्स बन जाए तो रेक्टम और एनस में ट्यूमर्स बनने की वजह से भी कब्ज़ हो सकती है। रेक्टम और एनस में ट्यूमर्स बनने की वजह से भी कब्ज़ हो सकती है। तो ये हमने कब्ज़ की मुख्तलिफ वजूहात पढ़ी और डायरिया की भी वजूहात पढ़ी। अब डायरिया से जिस्म पर क्या असरात पड़ सकते हैं? चूँकि डायरिया के दौरान पतले दस्त आते हैं, बार बार आते हैं और उनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो डायरिया से जिस्म में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है। तो डायरिया अगर लंबे अरसे तक रहता है तो लंबे अरसे तक पतले दस्त आते रहते हैं और उन पतले दस्तों से, पतले फुजलों से पानी भी जिस्म से बाहर निकलता रहता है, जिसकी वजह से जिस्म में पानी की शदीद कमी या डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो डायरिया के इलाज में हम क्या कर सकते हैं? डायरिया के इलाज में मुनासिब खुराक दी जाती है और पानी दिया जाता है, और ऐसा पानी दिया जाता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स और साल्ट्स मौजूद होते हैं। तो डायरिया का इलाज जल्द हो जाता है। लेकिन अगर डायरिया के इलाज में हम मुनासिब खुराक और ऐसा पानी जिसमें न्यूट्रिएंट्स और साल्ट्स मौजूद हो वो नहीं देंगे तो डायरिया से जिस्म में पानी की शदीद कमी हो सकती है, जिसकी वजह से
इंसान की जान खतरे में भी पड़ सकती है। तो डायरिया का इलाज कैसे किया जा सकता है? डायरिया का इलाज, डायरिया के इलाज में मुनासिब खुराक और ऐसा पानी दिया जाता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स और साल्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं, और वो पानी जिस्म में पानी की कमी को दूर कर देता है। तो इसके इलाज में मुनासिब खुराक और ऐसा पानी दिया जाता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स और साल्ट्स मौजूद होते हैं, और ये पानी जिस्म में पानी की कमी को भी पूरा कर देता है, और न्यूट्रिएंट और साल्ट जो जिस्म से उन दस्तों के ज़रिए, पतले दस्तों के ज़रिए निकल जाते हैं, उनकी कमी को भी पूरा कर देता है। तो ये डायरिया का इलाज है। इसके अलावा ऐसा डायरिया जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो, उस डायरिया का इलाज एंटीबायोटिक्स के ज़रिए किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होने वाले डायरिया का इलाज एंटीबायोटिक्स के ज़रिए भी किया जाता है, और अपने खाने के औकात-ए-कार को बाकायदा बनाने से भी डायरिया का इलाज किया जा सकता है। कब्ज़ का इलाज हम कैसे कर सकते हैं? कब्ज़ का इलाज, कब्ज़ के इलाज में आमतौर पर लैक्सेटिव्स लिए जाते हैं। लैक्सेटिव्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो रेक्टम में मौजूद इकट्ठे हुए फुजले को बआसानी रेक्टम से बाहर खारिज कर देते हैं, जिस्म से बाहर खारिज कर देते हैं। तो कब्ज़ के इलाज में लैक्सेटिव्स इस्तेमाल, लैक्सेटिव्स ये ख़ास किस्म के केमिकल्स हैं जो रेक्टम में मौजूद या लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद फुजले को बआसानी जिस्म से निकाल देते हैं वहाँ जाकर। तो कब्ज़ के इलाज में लैक्सेटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और एक लैक्सेटिव की मिसाल पैराफिन है। पैराफिन ये लैक्सेटिव है। ये लैक्सेटिव ये कब्ज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कब्ज़ के इलाज में हम लैक्सेटिव्स इस्तेमाल करते हैं, और वो कौन सा लैक्सेटिव है? वो पैराफिन है। इसके अलावा कब्ज़ के इलाज में ऐसी खुराक भी इस्तेमाल की जाती है जिस खुराक में डाइटरी फाइबर ज़्यादा होता है, और इसके अलावा कब्ज़ के इलाज में पानी भी ज़्यादा मिकदार में पिया जाता है, और
कब्ज़ के इलाज में लैक्सेटिव लेने के साथ साथ हम ऐसी खुराकें भी खाते हैं जिस खुराक में डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमने कब्ज़ का भी इलाज पढ़ा। तो हमने देखा कि जो डायरिया है, डायरिया के दौरान क्या होता है और कब्ज़ के दौरान क्या होता है, और इन दोनों में हमने फ़र्क भी किया। आपसे इम्तिहानात में डायरिया और कब्ज़ में फ़र्क पूछा जा सकता है और आपसे इन दोनों में से कोई एक बीमारी तफ़सीलन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछी जा सकती है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने डायरिया और कब्ज़ के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो डायरिया है उसके दौरान जो दस्त है, जो फुज़ला है वो बहुत पतला हो जाता है और बार-बार आता है, और इसकी वजह कोलोन से पानी का ज़रूरत से कम जज़ब होना है। और फिर हमने कब्ज़ के बारे में पढ़ा कि कब्ज़ में जो दस्त या फुज़ला होता है वो बहुत सख्त हो जाता है और बड़ी मुश्किल से आता है, और कब्ज़ की वजूहात भी पढ़ी और कब्ज़ का इलाज भी पढ़ा। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम एलिमेंट्री कैनाल की एक और बीमारी पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।